जय हिंद। 14 जन से अधिक की मृत्यु 2023 के पंचायत इलेक्शन में। टीएमसी लीडर्स ने ये दावा किया है कि जब वो जीत जाएंगे तब उनके जगह पर, उनके ज़मीन पर कोई और पार्टी के लीडर्स पैर तक नहीं रख पाएंगे। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने ये दावा किया है कि बकरीद के बाद वो पिस्तौल बम लेकर सड़कों पर उतरेंगे। आखिर और गवर्नर साहब भी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो घर घर जाकर जो पीड़ित हैं उनके घर घर जाकर रिपोर्टिंग ले रहे हैं। उन्होंने एक पीस रूम खोला है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो आखिर आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 14 जन की मृत्यु आज तक मतलब पंचायत इलेक्शन में इससे पहले भी हुई है, कई सरकारों के काल में हुई है, लेकिन असल में ये बंगाल में ही पंचायत इलेक्शन के दौरान इतनी हिंसा क्यों होती है, आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं शुभजीत देव। इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे 1960 में। तब बंगाल में कांग्रेस का शासन था। 1960 से धीरे धीरे कांग्रेस बंगाल में वीक होती चली गई थी और इसका सबसे बड़ा कारण था चारू मजुमदार द्वारा किया गया नक्सल मूवमेंट, जिसके वजह से जो जमींदार थे उनके नाकों में दम करके रख दिया था नक्सलिस्ट ने। सीपीएम नक्सल की पार्टी बन गई थी, कांग्रेस जमींदारों की पार्टी बन गई थी। इससे सीपीएम और कांग्रेस के बीच की भिड़त काफी ज्यादा हो गई थी। 1972 में चारू जी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1967 से लेकर 1971 तक का पीरियड पूरे वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स गन और बॉम्ब से भरा हुआ रहता है। यहीं से वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। पुलिस नक्सलों को मारने लग जाती है और नक्सल पुलिस ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारने लग जाते हैं। पुलिस नक्सलों को फेक इनकाउंटर में मार गिराते हैं। इसके विरोध में 1971 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस दौरान कांग्रेस के लिए जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। बंगाल में इतनी हिंसा हो रही थी, उसके लिए कांग्रेस सरकार को कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस खर्च करने पड़े थे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने पड़े थे कि बूथ ऑफिशियल्स वहां पर आए और इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए। 1972 में कांग्रेस सरकार मसल पावर के दम पर इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले रहा था और ये आंदोलन इतना बड़ा होता चला गया कि 1977 में सीपीएम की आखिरकार जीत होती है। बंगाल में सीपीएम राज 1977 को शुरू होता है और ये लगातार 34 वर्षों तक चलता रहता है। 1977 में आई सीपीएम की सरकार ने दो काम किए। सबसे पहले जमीन विवादों को सुलझाने का प्रयास किया। जमीन विवाद दैट इज लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि बोरगा मूवमेंट 1980 में पश्चिम बंगाल सरकार ने, लेफ्ट गवर्नमेंट ने लाया। आखिर ये बरगा मूवमेंट क्या था? ये बरगा मूवमेंट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत जमींदारों से जमीन छीन ली जाती थी और उन किसानों को दे दी जाती थी जिनके पास कोई जमीन नहीं है या फिर बहुत नेग्लिजिबल जमीन है। इसके तहत जमींदार अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे। तो अब जमींदारों की पार्टी बनी कांग्रेस, किसानों की पार्टी बनी सीपीएम, को इससे थोड़ा सा अब धीरे धीरे राजनीतिक समीकरण बैठ रहा था। दूसरा बात आ गया था पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जो कि लेफ्ट गवर्नमेंट ने लागू किया। तो आप पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में होता क्या था कि वहां पर एक संस्था खोल दिया गया था जहां पर लोगों के मुद्दे को सुने जाया करते थे। वहां से कई सारे स्कीम्स जो है खाली रूरल पीपल के लिए लागू होते थे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सीपीएम गवर्नमेंट, लेफ्ट गवर्नमेंट ने बंगाल के रूरल पॉलिटिक्स पे इतना ध्यान क्यों दिया? वो इसीलिए क्योंकि सीपीएम वहां की 67% ऑफ द पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहती थी, दैट इज द एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि 67% ऑफ पॉपुलेशन केवल रूरल बंगाल में पाया जाता था उस समय पर। तो इसीलिए रूरल पॉलिटिक्स बहुत अहम हो गया था और इसीलिए हम लोग अभी भी बोलते हैं कि जिसके पास ग्राम बांग्ला होता है, यानी कि जिसके पास रूरल एरियाज में दखल होता है, वही विधानसभा में अपनी सरकार बनाते हैं। इसी को आगे देखते हुए
गोरगा मूवमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो किसान है वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे थे और जो जमींदार है वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए सरकार की एफिशिएंसी कम होती गई और केंद्र के द्वारा मिलने वाले फंड भी कम होते चले गए, जिसके वजह से अब कुछ लोगों को जो लेफ्ट गवर्नमेंट की स्कीम है उनसे बेनिफिट होता था, कुछ लोगों को इस स्कीम से बेनिफिट नहीं होता था। तो जिन लोगों को स्कीम से बेनिफिट होता था वो सीपीएम पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, जिन लोगों को नहीं होता था वो सीपीएम पार्टी के विरोधी हो गए। तो आखिरकार हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टी सोसाइटी वेस्ट बंगाल में शुरू कैसे होती है। इसकी भी शुरुआत लेफ्ट गवर्नमेंट ने की थी। एक्चुअली लेफ्ट गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स और सोसाइटी इन दोनों के बीच का डिफरेंस को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। यानी कि अगर आपको वेस्ट बंगाल में रहना है तो आपको किसी न किसी पार्टी के अंतर्गत रहना होगा, जो कि हमें बहुत ही कम जगहों में इस भारतवर्ष में देखने को मिलता है। लेकिन ये पूरे पश्चिम बंगाल की एक ही तरह की स्थिति थी। पार्टी सोसाइटी कल्चर पश्चिम बंगाल में फेमस हो चुका था। आपको किसी न किसी पार्टी को अपनाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते गए सीपीएम की सरकार ने कई सारे रिफॉर्म प्रोग्राम्स लाए, लेकिन चूंकि वो रिफॉर्म प्रोग्राम सरकार के थे बट गवर्नमेंट ने उन्हें सरकार का ना कह के पार्टी प्रोग्राम कह दिया, जिससे क्या होता था कि जो पार्टी वर्कर्स हैं केवल उन्हीं को लाभ मिलता था। यानी कि जो उस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या फिर जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं केवल उन्हीं को उन स्कीम से फायदा मिलता था। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह आक्रोश और बड़ा होता चला गया। ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बंगाल की पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर ही 34 सालों तक बंगाल में शासन किया था। इसके बाद सीपीएम के राज में भी जिस प्रकार वायलेंस होता था कांग्रेस में, उसी प्रकार अब वायलेंस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। क्या होता है कि जब भी कोई एक पार्टी शासन में रहती है तो उसको अपना शासन टिकाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय फिर करने पड़ते हैं। तो बंगाल में गन्स और बम्स की पॉलिटिक्स पहले से ही हावी थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सीपीएम को भी कई सारे तरीके ऐसे चलने पड़े जहाँ से वो अपनी सत्ता को बचा सके। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया जो उनके विरोध में कहा करते थे, और ऑपोजिशन कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलने लगी। यही बात कांग्रेस के साथ हुआ करती थी और अब यही रोल प्ले कर रही है सीपीएम, क्योंकि बहुत दिन तक वो अब राज कर चुके थे। यहाँ से अब धीरे धीरे टीएमसी का राइज होना शुरू होता है, और उसका सबसे बड़ा जो कारण था उसके पीछे पहले हुआ इंसिडेंट, दैट इज मारिच झापी इंसिडेंट। मैंने आपको पहले ही बोला वायलेंस एकदम अब पीक पे जा रहा था, चरम पे जा रहा था। तो यहाँ से हो क्या रहा था कि मारिच झापी इंसिडेंट क्या है, मारिच झापी हत्याकांड कह सकते हैं, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान से बंगाल में जो रिफ्यूजी आ रहे थे उन्हें सीपीएम द्वारा यूनाइटेड सेंट्रल रिफ्यूजी काउंसिल में शामिल होने को कहा गया, लेकिन वो शामिल नहीं होना चाहते थे, इसीलिए लेफ्ट गवर्नमेंट ने उन्हें मरवा दिया। इससे पूरे बंगाल में रोष फैल गया, लेकिन अभी भी बंगाल में उस तरीके का कोई विरोधी नहीं था। 1998 में कांग्रेस से अलग हुए ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाया, और इसके बाद वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया रूरल बंगाल में, क्योंकि 3 दशकों में ऐसा पहली बार था कि सीपीएम सरकार को कोई इस कदर टक्कर दे रहा था। टीएमसी और बीजेपी का अलायंस बना और दूसरी तरफ सीपीएम गवर्नमेंट थी। लोगों में, रिलेटिव्स में इस बात पे झगड़ा हुए करते थे कि कोई सीपीएम को फॉलो करता है तो दूसरा बहुत टीएमसी बीजेपी अलायंस को। हिंसा बहुत अधिक चरम पे चढ़ चुका था, और उसके बाद ही होता है 2006 से लेकर 7 तक राजनीतिक समीकरण बहुत बदल जाता है वेस्ट बंगाल में, और आंदोलन की झड़ी लग जाती है। नंदीग्राम आंदोलन और सिंगूर आंदोलन ने ममता बनर्जी को पूरी तरीके से प्रसिद्ध कर दिया था। नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी पर यूथ सीपीएम पार्टी द्वारा अटैक किया गया था, ऐसा उनका दावा है, जिससे कि ममता बनर्जी पूरे बंगाल में पॉपुलर होती जा रही थी। सिंगूर आंदोलन में भी जब टाटा नैनो प्रोजेक्ट को लैंड अलॉट किया गया था लेफ्ट गवर्नमेंट द्वारा, तब टीएमसी ने, बीजेपी ने और ममता बनर्जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। और उस विरोध के चलते जो किसानों का वोट था,
जो पहले कांग्रेस से सीपीएम में आए थे, जो वो किसानों का वोट था, अब जो रूरल पीपल का वोट था, रूरल पीपल की जो मेंटेलिटी थी, अब वो टोटली टीएमसी की ओर शिफ्ट करने लगा। और इसी का कारण है कि 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है। यहाँ तक बंगाल में सब कुछ सही था एक तरीके से, क्योंकि बंगाल में अब तक कोई रिलीजियस बेस्ड राइट्स नहीं होते थे, यानी कि धार्मिक धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होती थी। अब तक जितने भी हिंसा चुनाव के दौरान हुए हैं बंगाल में, वो केवल मात्र पार्टी लाइंस के बेसिस पे होती थी कि एक गुट कोई एक पार्टी को फॉलो करता है तो दूसरा गुट दूसरी पार्टी को फॉलो करता है, इसीलिए हिंसा होती थी। लेकिन हम इंडिया में देखते हैं कि रिलीजियस राइट्स ज्यादा होते हैं, बट बंगाल में वैसा नहीं था। बट ये सीन पूरी तरीके से बदलने लगता है 2013 के बाद से, जब बीजेपी का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स एंड स्टेट पॉलिटिक्स दोनों में जब उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, तो ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो जाता है वेस्ट बंगाल में भी। वेस्ट बंगाल में 2030 के बाद से भी पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, और ये काम बीजेपी करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर कोई भी पार्टी किसी वोट को, एक समूचे वोट को अपनी तरफ पोलराइज कर लेती है, तो उसके लिए जीतना बहुत आसान हो जाता है। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि धार्मिक धर्म के नाम पर होने वाली हिंसाओं की। चुनाव के दौरान अब धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ने लगी। इसका मेन जो मोटो था या फिर मेन जो कारण था वो था कि जो टीएमसी सरकार है उस पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आपके ज्यादातर स्कीम्स जो हैं वो मुसलमान कम्युनिटी को फेवरेबल करते हैं, बाकियों को नहीं। ये मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति है, ऐसा उन पर आरोप लगाया जा रहा था, और वो आरोप बीजेपी लगा रही थी। और तब से बीजेपी विपक्ष का एक बहुत बेहतरीन चेहरा बनकर सामने आ रही थी वेस्ट बंगाल में, और सीपीएम पिछड़ती जा रही थी एज अ ऑपोजिशन। एक बेहतर ऑपोजिशन के रूप में अभी भी बीजेपी टीएमसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कंक्लूजन यही निकलता है कि कई सरकारें आए, कई मुख्यमंत्री आए, सरकारें बदली, लेकिन बंगाल में हिंसा का दौर नहीं थमता। चुनावी हिंसा हम चाहेंगे आने वाले दिनों में कि इस चुनाव, जो कि लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, इसमें कोई माँ का गोद खाली ना हो, किसी के माथे का सिंदूर ना उजड़े, और सभी कुशल मंगल तरीके से वोट दे सकें। क्योंकि अगर किसी को वोट देने से ही रोका गया तो हम इसे लोकतंत्र का पर्व कैसे कह सकते हैं? कैसे एक बेहतरीन सरकार हमारे बीच चुन के आ सकती है? आज के लिए बस इतना ही मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।